अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब डेंजरस ड्रग्स की बात करते हैं तो उनसे डील करने के लिए डिफरेंट रूल्स और एक्ट्स बने हुए हैं जिनको फॉलो करना होता है। इसी में ड्रग एक्ट 1976 की बात करें तो वो ये बताता है कि कोई भी ड्रग मार्केट में है तो उसकी क्वालिटी प्रॉपर होनी चाहिए। नई ड्रग आ रही है तो उसकी टेस्ट और एवोल्यूशन इस तरह से होनी चाहिए, एवेल्यूएशन इस तरह से होनी चाहिए कि वो सेफ़ हो तो फिर उसे मार्केट में डाला जाए। इसके अलावा जो पहले से ड्रग्स मौजूद हैं जिनका अप्रूवल मिला हुआ है उनका अप्रूवल मॉडिफ़ाई भी किया जा सकता है और विथड्रॉ भी किया जा सकता है। जो भी ड्रग फर्दर मार्केट में जा रही है मेडिकल प्रैक्टिशनर को बताना मतलब इन्फॉर्म करना चाहिए कि उस ड्रग की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं। इसके अलावा जो एड्स वगैरह देनी होती हैं ड्रग्स की वो एक कंट्रोल्ड मैनर के अंदर देनी चाहिए ताकि उसका मिसयूज़ ना पब्लिक करे ना प्रोफेशनल जो प्रैक्टिशनर है वो करे। ओके, आगे फिर है कि एक प्रॉपर लाइसेंसिंग बोर्ड होता है जो कि इस प्रोसेस से ड्रग को गुजार के तो ड्रग को फिर मार्केट के अंदर भेजा जा रहा होता है। इसके अंदर 5 लोग होते हैं। 2 तो क्या होते हैं, सेक्रेटरी प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब और सिंध, सेक्रेटरी प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब और सिंध का, और इसके अलावा डायरेक्टर जनरल हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, और एक मेंबर होता है फ्रॉम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और एक मेंबर होता है फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन से। ये हो गए ठीक है इसकी कि क्या कौन कौन से लाइसेंसिंग बोर्ड किस तरह से बन रहा होता है। फिर है कि स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं डिफरेंट जो कि अपनी अपनी डोमेन के अंदर डील कर रही होती हैं। जैसे एक स्टैंडिंग कमेटी है जो कि डील कर रही होगी कि ड्रग की एवेल्यूएशन प्रॉपर हो जाए। नेशनल फॉर्मुलरी कमेटी होती है, फिर एडवर्टीजमेंट कंट्रोल स्टैंडिंग कमेटी होती है, और फिर बाकी अदर पर्पसेस के लिए अदर स्टैंडिंग कमेटीज़ मौजूद हैं। ठीक है, आफ्टर दैट डिफरेंट ड्रग एक्ट्स होते हैं जिनके जो डिफरेंट चीज़ों को एड्रेस कर रहे होते हैं। जिस तरह ड्रग एक्ट 1976 देखा उसी तरह ड्रग एक्ट है 1930, ये बता रहा होता है कि ड्रग डिपेंडेंस का क्या क्राइटेरिया होता है। ड्रग डिपेंडेंस को देखें तो इसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। एक वो स्टेज होती है जिसके अंदर ड्रग अट्रैक्ट कर रही होती है उस पर्सन को जो कि उसे कंज्यूम कर रहा है, जिस यानी उसको क्रेविंग होती है उसकी, और वो उसे मजबूर करती है कि वो पर्सन ड्रग लेता रहे। तो क्रेविंग का स्टेज होता है, उसके बाद टॉलरेंस का स्टेज होता है कि एक जो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग जो एक हाई या एक किक प्रोवाइड करी थी वो सेम अमाउंट अगली बार नहीं प्रोवाइड करेगी, आपको ज़्यादा अमाउंट लेनी पड़ेगी टू अटेन द सेम लेवल ऑफ दैट हाई या टू गेट द सेम किक। इसे कहते हैं टॉलरेंस। उसके बाद है कि विथड्रॉल इफेक्ट्स भी आने लग जाएंगे, यानी जब डिसकंटिन्यू किया जाएगा तो विथड्रॉल इफेक्ट्स आएंगे, यानी एब्सटिनेंस सिंड्रोम या विथड्रॉल इफेक्ट्स आने लग जाएंगे। और फिर क्या होता है कि फिजिकल और फिजियोलॉजिकल अपीयरेंस उसकी ख़राब हो जाती है और उसकी सोशल डिटोरिएशन हो जाती है पर्सनैलिटी की बिकॉज ऑफ ड्रग यूजेज। ठीक है, अब्यूज़ को प्रिवेंट किस तरह से किया जा सकता है कि पहली बात तो ये है कि जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना दे डिज़र्व पनिशमेंट। उसके बाद क्या है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होने चाहिए, और जो अवेलेबिलिटी है ऐसी ड्रग्स की जिनका एडिक्शन पोटेंशियल है उस पर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। अब इसके अंदर ड्रग रूल्स होते हैं डिफरेंट, जिसमें रूल 2, 8, 13, 14 एंड 17 है। 2 को देखें तो इट डील्स विद के नाम किस तरह से रखने हैं ड्रग्स के, डेंजरस ड्रग्स के। तो जैसे कि ओपियम है, कोकीन है, कैनाबिस है, कैनाबिस है, ठीक है ओके। ये नाम हो गया, नामों वाला रूल हो गया, बस ये इतना ही बता रहा होता है। उसके बाद हो गया कि 8th आता है कि 8th रूल क्या होता है। रूल 8 बता रहा होता है, डील कर रहा होता है विद द मोड ऑफ सेल एंड सप्लाई ऑफ ड्रग। तो इट वाज अबाउट द नेम्स एंड इट्स अबाउट द सेल एंड सप्लाई। अच्छा, इसमें पूरी स्टोरी है भाई कि क्या होता है कि लाइसेंस्ड केमिस्ट जो होता है उसे ही बेचनी चाहिए ऐसी ड्रग्स। वो बेच रहा है तो उसको बेचनी किसे है, मतलब उसे सप्लाई करनी है मेडिकल प्रैक्टिशनर को। मेडिकल प्रैक्टिशनर को भी अगर ऐसी ड्रग्स चाहिए तो उसको जाके साइन करना पड़ता है इन पर्सन जाके कि मैं साइन करता हूँ मुझे इतनी ड्रग चाहिए, क्योंकि इन ड्रग्स की जब डीलिंग हो रही होती है प्रॉपर रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं, तारीख सब कुछ लिख के सिग्नेचर्स वगैरह लिए जाते हैं। तो एक तरीका है कि वो खुद जाके साइन कर ले, दूसरा है कि वो नहीं आ सकता, बिजी है जो मसला है उसको। तो फिर वो क्या करे कि वो रिटर्न ऑर्डर भेज दें। रिटर्न ऑर्डर में उसका नाम होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, ड्रग का नेम होना चाहिए, और जितनी ड्रग चाहिए उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए। उसने वो पर्ची लिख के भेज दी लाइसेंस्ड केमिस्ट को। अब लाइसेंस्ड केमिस्ट पर ये है, डिपेंड करता है कि उसने अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि ठीक है ये जेन्युइन है तो फिर वो देगा। अब अगर उसने पोस्ट बाय पोस्ट भेजना है तो वो रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए भेजें। ठीक है, एक ये हो गया तरीका। दूसरा तरीका है कि इस सारे का वक्त नहीं है, प्रैक्टिशनर कहता है मुझे इमरजेंसी में चाहिए, वो ओरल मैसेज भेजता है कि मुझे इमरजेंसी में चाहिए। अगेंस्ट केमिस्ट, अगेन जो होता है केमिस्ट की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि जेन्युइन है, उसे जेन्युइन लग रहा है तो फिर वो कह दे ओके मैं दे देता हूँ, को प्रोवाइड कर देता हूँ। लेकिन प्रैक्टिशनर की जिम्मेदारी होती है कि वो मेक श्योर करे कि मैं 24 घंटों के अंदर वो जो रजिस्टर साइन करना होता है और जो कागजात वाले काम करने हैं वो कर दूँगा। ठीक है, ये हो गया कि किस तरह मेडिकल प्रैक्टिशनर और केमिस्ट डील कर रहा होता है। अब एक और बात भी आ जाती है कि पेशेंट्स को अगर
प्रेस्क्रिप्शन लिख के दिया हुआ है वो भी तो उठा के लेके चले जाते हैं कि हमें ड्रग चाहिए। तो उस सिलसिले में ये होता है कि प्रेस्क्रिप्शन अगर लिखा हुआ है किस तरह की ड्रग चाहिए तो वो सिर्फ सभी तभी इसको प्रोवाइड की जा सकती है उस पेशेंट को जो कि प्रेस्क्रिप्शन लेके आया है, कि अगर तो प्रॉपर ड्रग का नाम लिखा हुआ है और उसकी क्वांटिटी स्पेसिफाई की हुई है, जैसे लिखा हो ओपीएम कोको और उसकी क्वांटिटी स्पेसिफाई की हुई, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है कि अगर कोई सेम प्रेस्क्रिप्शन दोबारा लेके आ जाए और सेम प्रेस्क्रिप्शन पर नीचे ये ना लिखा हो कि मज़ीद एक हफ़्ते के लिए, मज़ीद एक हफ़्ते के लिए जो लिखा होता है इसे कहते हैं सुपरस्क्रिप्शन, कि उसी सब्सक्रिप्शन पे, नॉट द सब्सक्रिप्शन, उसी प्रेस्क्रिप्शन पर फर्दर ऐड कर दिया गया है कि मज़ीद एक हफ़्ते के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये सुपरस्क्रिप्शन है। अगर ये नहीं मौजूद तो फिर उस एक जो है नुस्खा उस पे आपने एक ही बारी ड्रग आपको मिलेगी, ठीक है। ओके, 2 हो गया। तीसरा है कि अगर इस तरह लिखा हुआ है, सुपरस्क्रिप्शन मौजूद है, तो फिर क्या करना है आपने, अगेन वो जो केमिस्ट ने सॉरी क्या करना है, केमिस्ट ने ये करना है कि उसने एंट्री कर लेनी है कि कितनी ड्रग दी जा रही है और कितनी सेल और अमाउंट सारा वो जो लिखना होता है वो लिख लिया, और वो जो प्रिस्क्रिप्शन थी उसको साइन करके सील करके फिर वापस कर दिया, ठीक है। ये कहानी थी इसकी रूल नंबर 8 की। उसके बाद रूल नंबर 13, 14 और 17 रह गए हैं बस। 13 जो रूल होता है वो डील कर रहा होता है विद द क्वांटिटी, कि डेंजरस ड्रग की क्वांटिटी की लिमिटेशंस होती हैं, अपनी मर्ज़ी से जितनी भी दिल चाहे उतनी नहीं मंगवा के रख सकते, ठीक है। मेडिकल प्रोफेशनल जब वो प्रैक्टिस कर रहा है एक वक्त में एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है जो कि वो रख सकता है, जिसमें मेडिकल हेम्प 3 आउंस, ओपीएम 3 आउंस, ये दोनों 3 आउंस, हेम्प और ओपीएम अल्कलॉइड डेरिवेटिव्स, यानी ओपीएम को एक्सक्लूड करके जो उसके अल्कलॉइड डेरिवेटिव्स हैं या कोको और डेरिवेटिव्स हैं तो वो भी 60 ग्रेन ईच रखे जा सकते हैं, ठीक है। बस रूल जो है 13 वो इतना ही बताता है। रूल 14 पर चलें तो वो बता रहा होता है कि रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन करना होता है। इसमें पूरी स्टोरी है। रिकॉर्ड मेंटेनेंस करनी है आपने तो रजिस्टर पे मेंटेन करनी है, ठीक है। मतलब मेडिकल प्रोफेशनल के ही पोजेशन में होता है रिकॉर्ड, ठीक है। तो अगर आपने करनी है तो आपने रजिस्टर पे करनी है। रजिस्टर या तो हर ड्रग का अलग अलग रख लें, नहीं रखना तो एक ही रजिस्टर के डिफरेंट पार्ट्स बना लें, और ये क्लासेज उन्होंने बता दी हैं आपको, इन क्लासेस को जो है अलग अलग हिस्से करके रजिस्टर के तो उसमें बना मतलब इसका रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। क्लासेस देखें तो कोकीन है, ओपीएम है, मॉर्फिन है, हेम्प है, ऑलमोस्ट वही क्लासेस बन जाती हैं। हेम्प है, अगेन ओपीएम है, इसमें फिर ओपियोइड में मॉर्फिन आ जाती है और कोकीन है, ठीक है। तो इनके अलग अलग आपने पोर्शंस बना लेने, यानी कोकीन और वो प्रिपरेशंस जिनमें कोकीन है वो एक जगह उसका एक पार्ट में आ जाएगा, इसी तरह मॉर्फिन और उसके डेरिवेटिव्स एक पार्ट में आ जाएंगे, ठीक है, एंड सो ठीक है। अब अगर एक डॉक्टर है उसके एक से ज़्यादा क्लिनिक्स हैं तो उसके आपने अलग अलग खाते खोलने हैं, एक ही खाते के अंदर नहीं सारा लिखते जाना, ठीक है। फिर है कि एंट्री जो करनी है वो जिस दिन ड्रग रिसीव हुई है या डिस्पेंस हुई है उसी दिन ही करनी है, इंक से करनी है, मतलब इंक पेन से करनी है, और कटिंग नहीं करनी। करेक्शन अगर कोई करनी है फुट नोट में करनी है या मार्जिन लाइन की जो साइड पर जगह होती है वहाँ पर करनी है, और जब करेक्शन करनी है तो 7 तारीख मेंशन करनी है कि भाई इस तारीख को ये मैंने करेक्शन, इस तारीख को मैंने ये करेक्शन की है, ठीक है। ओके, अब एक और सीन भी तो होता है कि अच्छा डेंजरस ड्रग्स अब यहाँ पर डील हो रही हैं और ये मेडिकली डील हो रही हैं, पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए डील हो रही हैं, तो छापा पड़ सकता है, एंड दैट इज़ वेरी वैलिड, ठीक है। तो जब मेडिकल प्रोफेशनल के पोजेशन में सारा रिकॉर्ड है तो वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए कि अगर कोई देखने के लिए आ रहा है तो वो उसको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, और जो भी इन्फॉर्मेशन उससे डिमांड की जा रही है वो उस इन्फॉर्मेशन को सबमिट कराए, ठीक है। अब ये बाद में देखते हैं कि कौन आ सकता है छापा मारने, पहले ये देख लेते हैं कि अच्छा कोई आ सकता है तो कितनी देर तक हम रिकॉर्ड संभाल के रखें इसको। तो रिकॉर्ड जो होता है वो 2 साल तक रखना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री ऑफ दैट ड्रग, ठीक है। फ्रॉम द एंट्री जिस दिन हुई है उसकी उस तब से लेकर 2 साल तक आपने उस स्पेसिफिक चीज़ का रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। फिर ये बात आ जाती है कि ये जो आ जाता है इंस्पेक्शन, ये कौन कर सकता है। कोई भी जो हेल्थ डिपार्टमेंट का ऑफिसर है वो कर सकता है, लेकिन उस ऑफिसर की भी अब रैंक है कि उसका रैंक जो है वो बिलो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ऑफ हेल्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। साथ जो एक्साइज ऑफिसर होता है उसका रैंक भी बिलो द रैंक ऑफ द इंस्पेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक होता है हेल्थ डिपार्टमेंट से ऑफिसर होता है जिसका बता दिया DOH से छोटा रैंक नहीं होना चाहिए, और एक जो है एक्साइज ऑफिसर होता है जिसका रैंक जो है वो इंस्पेक्टर से छोटा नहीं होना चाहिए, ओके। फिर अब रखनी कहाँ पर है, द ड्रग्स जो हैं वो लॉक एंड की के अंदर होनी चाहिए। पेशेंट के घर तक लेके जानी है तो वहाँ उसमें भी आपको मेक श्योर करना चाहिए कि सेफ़ कस्टडी के अंदर वो जा रही हैं। अगर रास्ते में चोरी हो जाती हैं तो आपने उसे इमीडिएटली जो है पुलिस को बता देना कि भाई ड्रग्स चोरी हो गई हैं,
आखिरी बात 17th है। 17th रूल जो है डील्स विद कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ड्रग किसी डॉक्टर कोई रखना चाह रहा है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी और वो रख सकता है, दैट्स ओके। तो ये रूल परमिशन दे देता है, स्पेशल परमिशन, कि आप रख सकते हैं ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग, आपको बस डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर से परमिशन चाहिए, DCO जिसे कहते हैं। दैट्स इट।